गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है और डिग्री निकालने के लिए स्पेशली किन दो बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही हमने किया था एक्सरसाइज 9.1। गाइस आज हम लोग आगे की कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके साथ ही एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज आज हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे सबसे पहले तो, और ये बहुत सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लेकिन रियल में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है। ओके, तो पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो कांस्टेंट होता है ना, उसका जो मान होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का जो मान होता है वो फिक्स्ड होता है और नोन होता है। एंड नोन मतलब मान फिक्स होगा और ज्ञात मान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए -1 2 3 5 7 है ना, इस तरह से जो मान होते हैं है ना, वैल्यू होते हैं, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये आपके कांस्टेंट्स कहलाते हैं। इसका मान बिल्कुल फिक्स होता है, बदल नहीं सकता है। समझ गए ना? और नोन होता है, हमें पता होता है, ज्ञात होता है। समझ गए? तो कांस्टेंट क्या होता है बच्चा? फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो और नोन हो मतलब ज्ञात हो, ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। क्लियर है? चलिए अब है आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट बेसिकली असाइन करता है कांस्टेंट वैल्यू को, असाइन करता है assign constant value which is fixed, assign constant value which is fixed but unknown, है ना। देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या करता है? कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करता है। समझे ना? जिसका मान क्या होता है? फिक्स्ड होता है, लेकिन ये अननोन होता है, अज्ञात होता है। बात समझ में आई? आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट कांस्टेंट्स को ही असाइन करता है जिसका मान फिक्स्ड होता है लेकिन अज्ञात होता है, हमें जानकारी नहीं होती है। समझे ना? हमें जानकारी नहीं होती है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट किस कांस्टेंट के वैल्यू को असाइन करेगा, लेकिन जिस भी वैल्यू को असाइन करेगा वो फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट में हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं, यहाँ पर कुछ लेटर्स अल्फाबेट के लिखते हैं, ए बी सी इटिसेट्रा। और अगर हम लोग एंगल की बात करें तो साथ में अल्फा बीटा गामा ये सारे एंगल्स जो हैं, और ये जो आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए बी सी, ये जो भी है ये सारे के सारे जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। इनका ये जो है कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए असाइन कर लिया 3, बी असाइन कर लिया 2, इस तरह से, है ना। अल्फा असाइन कर लिया 45 डिग्री। तो ये जो 2, 3 और 45 डिग्री है ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि ए बी अल्फा ये कौन सा वैल्यू असाइन करेंगे। समझे? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो आपके कुछ तो आपके सिंबल्स होते हैं या फिर अल्फाबेट्स के छोटे लेटर्स होते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करते हैं जिसका मान फिक्स्ड होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि कौन सा वैल्यू वो असाइन करेंगे। समझ गए? मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? असाइन कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज फिक्स्ड बट अननोन। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। वेरिएबल क्या है? जिसका मान फिक्स ना हो। वेरिएबल्स क्या है? नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है एंड अननोन भी होता है, एंड अननोन होता है। समझ गए ना? इसका मान बदलते रहता है, मान फिक्स्ड नहीं होता है और ये अननोन होता है, ज्ञात होता है, हमें इसकी जानकारी भी नहीं होती है। हम किसी भी अल्फाबेट के लेटर्स को जो है ना हम वेरिएबल मान लेते हैं। समझे? जनरली हम लोग वेरिएबल मानते हैं एक्स वाई जेड टी
इन सारे वैल्यूज को हम लोग जनरली वेरिएबल के रूप में मानते हैं, है ना। और एक्स वाई जेड टी का वैल्यू हमें पता नहीं होता है, मतलब इसका मान जो है फिक्स्ड नहीं होता है, ये कुछ भी मान उठा सकते हैं, इनका मान बदलते रहता है। जैसे मान लो कि x का वैल्यू 2 ले लिया, फिर कुछ दूसरे इक्वेशन में उसका मान 3 आ जाएगा, तीसरे इक्वेशन में मान 4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इनका मान जो वेरिएबल्स होते हैं इनका मान बदलते रहता है, फिक्स नहीं होता है, और ये अननोन भी होते हैं। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो 3 बेसिक चीजें हमने देखा यहाँ पर कि कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, और वेरिएबल्स क्या है। एक बार फिर से इसको समझिए, कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और नोन होते हैं, मतलब कांस्टेंट के मान जो है, वैल्यू जो है फिक्स्ड होता है और ये हमें ज्ञात होता है। समझ गए। इसी तरह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू को ही असाइन करता है जिसका मान फिक्स्ड होता है, लेकिन ये अज्ञात होते हैं। जनरली हम लोग अल्फाबेट के स्मॉल लेटर एबीसी या अल्फा बीटा एंगल हो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तीसरा है आपके पास वेरिएबल, और वेरिएबल के लिए हमने कहा कि इसकी जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, बदलते रहता है, और ये अननोन भी होता है, अज्ञात भी होता है। जनरली हम लोग अल्फाबेट्स के एक्स वाई जेड टी इन लेटरों से हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये था बेसिक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आज पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाएंगे कैसे, है ना, कैसे बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसकी जानकारी आपको रखना चाहिए, किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाएंगे। तो देखिए इसमें 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप में है राइट द गिवन इक्वेशन एज इक्वेशन 1। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, आपके पास एक इक्वेशन दिया रहेगा या कोई फैमिली ऑफ कर्व रहेगा, समझे। उसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। समझे क्या करना है? हमने कहा कि इक्वेशंस आपके पास गिवन रहेगा, कोई भी एक रिलेशन होगा एक्स वाई में या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन होगा, है ना, और इसको हम डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। समझ गए? इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा फिर से इक्वेशन बन जाता है। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसको इंटीग्रेट करके आप इक्वेशन निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जो है सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। समझ गए? क्लियर हो गया। और अगर आपके पास फैमिली ऑफ कर्व या कोई इक्वेशन गिवन है और इसको आप डिफरेंशिएट करके इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि जो भी आपके पास किसी कर्व का इक्वेशन गिवन हो या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन गिवन हो, उसको हम कई चरणों में डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें प्रेजेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाते हैं, उसके बाद जो हमें एक इक्वेशन मिलता है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है, और वो जो आपका इक्वेशन होता है वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। समझे? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद हमें कर्व का इक्वेशन या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन मिल जाता है, और वो जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन हो जाता है। समझ गए? तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि दिए हुए कर्व के इक्वेशन या फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन को नंबर ऑफ टाइम्स जो है डिफरेंशिएट करके हम लोग आर्बिट्रेरी से इंडिपेंडेंट एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। समझ गए ना? तो यहां पर हमें यही काम करना है कि आपके पास फैमिली ऑफ कर्व या कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, हम लोग उसको नंबर ऑफ टाइम्स जो है डिफरेंशिएट करके उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाएंगे, और हटाने के बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा विदाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
और वो जो इक्वेशन होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, है ना। बाकी जो है ना डिटेल में सॉल्यूशन की भी चर्चा करेंगे हम लोग। और सॉल्यूशन के बारे में अभी हमने बताया कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसको हम लोग किसी रूल और नियम के तहत क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलता है फैमिली ऑफ कर्व का या कर्व का, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। समझ गए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आपके पास जो कर्व है या फैमिली ऑफ कर्व है, उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही है, समझे। चलिए, तो पहला स्टेप है इसमें कि आपके पास जो भी गिवन कर्व का इक्वेशन होगा या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन होगा, उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। जो दिया हुआ रहेगा, है ना, दिया हुआ जो रहेगा कर्व का इक्वेशन या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन रहेगा, उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। पहली बात। दूसरा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस फैमिली ऑफ कर्व में या कर्व के इक्वेशन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। समझे। क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उस गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। समझ गए। मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहचानना है और उसकी संख्या को काउंट करना है। समझे। दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना है बच्चा, तीसरे स्टेप में करना है इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज n। मान लीजिए कि ये जो आपके पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व या कर्व का इक्वेशन है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या n है, तो आपको क्या करना है, देन डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 n टाइम्स। समझ गए। तो उस केस में अगर इक्वेशन 1 में जो कि आपके पास दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व था या फिर किसी कर्व का इक्वेशन दिया था, अगर वो जो है n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व करता है, तो आपको क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन 1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, एंड राइट n मोर इक्वेशन। जितनी बार आप डिफरेंशिएट करेंगे उतना इक्वेशन और बनेगा। समझे। तो तीसरे स्टेप समझ में आया। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि आपके पास जो गिवन कर्व का इक्वेशन है या फिर गिवन जो है आपका फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, उसको इक्वेशन 1 मान लेना है। समझे। दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब उस गिवन कर्व के इक्वेशन या फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में आपको पहचान करना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी संख्या आपको काउंट कर लेना है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। समझे। उसके बाद क्या करना है तीसरे स्टेप में, कि आपको पता चल गया कि इसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो जिस इक्वेशन को आपने 1 माना था उसको और n टाइम्स जो है डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन 1 को n टाइम्स, n बार डिफरेंशिएट करके n इक्वेशन और बना लेंगे। तो टोटल इक्वेशन की संख्या कितनी हो जाएगी, शुरू में जो दिया हुआ था उसको एक इक्वेशन माना था, और n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें अगर प्रेजेंट है तो उसको n टाइम डिफरेंशिएट करके n इक्वेशन और बना दिया, तो टोटल इक्वेशन की संख्या n+1 हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है तीसरे स्टेप में, कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या n है तो उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करके n और इक्वेशन बना लेने हैं। समझे। और इस प्रकार से आपके पास n+1 इक्वेशंस हो जाएगा। तो चौथे स्टेप में क्या करना है, अब इन n+1 इक्वेशंस की मदद से सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है ना। और वो जनरल जो सिंप्लीफिकेशन के रूल है उसकी मदद से हम लोग करेंगे। तो चौथा स्टेप कहता है एलिमिनेट ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ n+1 इक्वेशंस। जो हमारे पास अभी तीसरे स्टेप तक n+1 इक्वेशंस बने, उन्हीं की मदद से सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देना है। समझ गए। जब सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद जो आपके पास बचा हुआ जो फाइनल इक्वेशन होगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब जो पांचवा स्टेप क्या कहता है अब, कि द फाइनल ऑब्टेन्ड इक्वेशन विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे। सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के एलिमिनेशन के बाद जो लास्ट में आपका इक्वेशन बच जाएगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। समझे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं।
पहला स्टेप में गिवन कर्व या फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि उस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। उसके बाद जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही टाइम्स आपको उस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है ना, और उतने ही इक्वेशन और बना लेने हैं। मतलब अगर n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं गिवन फैमिली ऑफ कर्व या कर्व के इक्वेशन में, तो आपको n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है और n और इक्वेशन बना लेना है। ठीक है। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या है कि अब हमारे पास जो है n+1 इक्वेशंस हो गए। अब इन n+1 इक्वेशंस की मदद से हम लोगों को सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर लेना है, और इसके लिए हम लोग जनरल जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के रूल्स होते हैं उसी की बेसिक, उस सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी मदद से हम लोग सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ n+1 इक्वेशंस। जो n+1 इक्वेशंस है उसकी भी मदद लेंगे, है ना। जब सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो जो फाइनल इक्वेशन बचेगा लास्ट में आपको, वही वाला इक्वेशन क्या होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। समझे। तो ये 5 स्टेप्स थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। समझे। उससे पहले हमने आपको बताया कि कांस्टेंट क्या है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। समझे। तो इस पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से इधर कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ये आपका क्लियर हो गया। तो इसको मैं जरा मिटा देता हूं, इसको 2 सेकंड में आप लिख लीजिए, फिर इसको मिटाता हूं। लिखिए। ओके। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं बच्चा। मान लीजिए लेट कर लीजिए, एग्जांपल में लेट कर लेते हैं कि ax प्लस by इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। समझ गए। अब यहां पर क्या करना है, जो दिया हुआ कर्व था इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। हमने मान लिया ऑलरेडी कि ये हमारे पास ax प्लस by प्लस 1 एक जो है हमारे पास गिवन कर्व या फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन था, इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप देखेंगे a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इस इक्वेशन 1 को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और by का हो जाएगा b इंटू dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होता है 0, है ना। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। समझे। फिर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इस फैमिली ऑफ कर्व में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो या कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव उसका 0 ही होगा। तो a का डेरिवेटिव 0 हो गया और यहां पर b हो गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इधर तो 0 है ही, है ना। तो इस b को हम लोग, अब ये आपका तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। समझे ना। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, है ना। तो हमने कहा कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 टाइम इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और 2 और इक्वेशन बना लिया। तो कितने हो गए, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे एक ज्यादा इक्वेशन हो गया। अब इन तीनों की मदद से, तो इन तीनों की मदद इसमें नहीं पड़ेगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, b को इस तरफ कर देंगे, तो b इधर जाके 0 हो जाएगा। सो गाइस यहां से आपको मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको आप देखिए, ये जो आपके पास चौथा इक्वेशन बना, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना। तो फोर्थ इक्वेशन जो है ये आपका लास्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन है, और इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो यही इक्वेशन जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। समझे। तो इसी को आप लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है बच्चा।
आगे बात समझ में कि किस प्रकार से हम लोग किसी दिए हुए फैमिली ऑफ कर्व या कर्व के इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलिए अब इन सारी बातों को आप लिख लीजिए जरा एक बार, फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। चलिए लिखिए। तो गाइस चलिए समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं कुछ नियम और रूल्स के अनुसार, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होता है, मतलब एक इक्वेशन प्राप्त होगा, ये रिलेशन होता है इन एक्स वाई, समझे, एक्स एंड वाई में एक रिलेशन होता है, या फिर ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व आएगा, या फिर ये आपका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जो नंबर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हो, समझे, तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, समझे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो आपको समझ में आया कि हमारे पास जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन रूल्स इंटीग्रेट करें तो हमें प्राप्त होगा एक रिलेशन इन एक्स वाई, मतलब कि आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा एक्स वाई में, और ये इक्वेशन कर्व का इक्वेशन हो सकता है या फिर फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हो सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे ना, समझ में आया? चलो एक बार फिर से बताता हूं। मैंने कहा कि जब हमारे पास कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सम सर्टेन रूल्स के अनुसार अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास एक रिलेशन आएगा एक्स वाई में, समझे। ये जो रिलेशन है एक्स वाई में वो कर्व का इक्वेशन हो सकता है, किसी सिंगल कर्व का इक्वेशन हो सकता है, या फिर ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सर्टेन रूल्स के अनुसार इंटीग्रेट करने के बाद, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस इक्वेशन ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशंस को हम बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आया? चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। सो गाइस, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। चलिए, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है रिलेशन, यहां डायग्राम से आप समझ गए होंगे भली बात ही, रिलेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, ये जो है ना इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो गाइस, सॉल्यूशन क्या है, रिलेशन इन एक्स एंड वाई और इक्वेशन ऑफ अ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व्स in x and y which satisfy the given differential equation, is called its सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? बात समझ में आई ना? डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम किसी सर्टेन रूल और रेगुलेशंस के अनुसार इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है एक्स वाई में, और ये रिलेशन किसी एक कर्व का इक्वेशन हो सकता है या फिर ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हो सकता है, और ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इसीलिए इसको हम लोग इन कर्व के इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो गया, और रिलेशन इन एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इक्वेशन ऑफ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व्स इन एक्स एंड वाई, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो एक्स वाई में हो, है ना, या फिर इक्वेशन ऑफ कर्व हो या फैमिली ऑफ कर्व हो, जो कि विच सेटिस्फाई द
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। समझे? जो कि दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए, अब इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरली हम लोगों को दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, और ये है आपके, देखिए ये जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जनरली दो प्रकार का होता है। एक है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। समझे? तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, किसके? डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले कि जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चा? तो देखिए, जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर एल लिखा है, DIFF के पावर L, तो ये हो गया डिफरेंशियल। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which contains same number of arbitrary constants, the solution of differential equation which contains same number of arbitrary constants as that of order of given differential equation, as that of order of given differential equation is called general solution, general solution। बात आई समझ में? और जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चा? सॉल्यूशन आपने समझ लिया। जनरल सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन है ना जो कि सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन करता है जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। समझ में आया? और अब यहां पर है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या सेम हो जितना कि उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम देखते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, for particular values of arbitrary constants which satisfy the given differential equation is called its particular solution। समझ गए? बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ए और बी, है ना। अगर ए का वैल्यू 2 ले लें और बी का वैल्यू 3 ले लें, तो ए और बी के पर्टिकुलर वैल्यू 2 और 3 पर अगर आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? जनरल सॉल्यूशन में क्या था कि टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या, है ना, टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। समझे? और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या कहता है कि जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उन सभी के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन मिला,
उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, और मान लीजिए कि ए के वैल्यू 2 पर और बी के वैल्यू 3 पर जो है आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 पर जो जनरल सॉल्यूशन है आपके पास वो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। समझे? कुल मिलाकर कि पर्टिकुलर वैल्यू जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो आपका वो सॉल्यूशन जो है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के जो दो टाइप्स हैं, है ना, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। क्लियर हो गया बच्चा? सो गाइज, अब हम लोग इतना जानने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, है ना। उसमें क्या है कि एक आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब पहले से फैमिली ऑफ कर्व आपके पास गिवन है, और एक तरफ आपका उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। समझे? तो आपको वहां पर प्रूफ करना है, मतलब चेक करना है कि ये जो गिवन आपके पास जो सॉल्यूशन है या कोई फैमिली ऑफ कर्व है, इसी से जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, बताना है, चेक करना है। समझे? एक्सरसाइज 9.2 में क्या है, एक तरफ आपको फैमिली ऑफ कर्व या कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरी तरफ उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। आपको चेक करना है कि इस फैमिली ऑफ कर्व को हम लोग जो है डिफरेंशिएट करके उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाकर क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी को चेकआउट करना है। समझे? तो अब हम लोग करेंगे कौन सा, एक्सरसाइज 9.2। ओके, चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद 9.2 शुरू करते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। और 9.2 में, एक्सरसाइज 9.2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं फिर समझ में आएगा। y इज इक्वल टू दिया है e टू दी पावर x प्लस 1, और यहां पर कॉलन के साथ दिया हुआ है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। समझे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको वेरीफाई करना है कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है या कर्व का इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इस फैमिली ऑफ कर्व से अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दें गिवन दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसी फैमिली ऑफ कर्व से या कर्व के इक्वेशन से ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है इसको हम लोग अभी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ा है, उसको अप्लाई करके हम लोग कोशिश करेंगे ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने की, है ना। अगर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो यहां पर इसको सबसे पहले मान लीजिए y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर आपके पास ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और इसमें हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का, मतलब सेकेंड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है इसमें। इसका मतलब है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको दो बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, और 1 का हो जाएगा 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और फिर से इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। तो देखिए यहां पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर? और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो e टू दी पावर x ही होगा। समझे? अब देखिए यहां भी dy dx का वैल्यू भी आया आपका e टू दी पावर x, और d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू भी e टू दी पावर x हो गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से e टू दी पावर x का वैल्यू यहां लिख सकते हैं, है ना। ये वैल्यू यहां पर डाल सकते हैं,
सो गाइस यहां पर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना, और इसको इस तरफ ला दें तो इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और d2y अपॉन dx स्क्वायर को y डबल डैश और dy अपॉन dx को हम लोग y डैश लिख सकते हैं ना, तो इतना इज इक्वल टू 0। और ये देखिए जो यहां पर आया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ये सेम इक्वेशन यहां पर प्रेजेंट है, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो है आपका जो दिया हुआ इक्वेशन है कर्व का, यही आपका इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर लिखेंगे दैट इज, या 10 ऐसे लिखिए 10 क्या y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड। समझे, इसी का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो यही वेरिफिकेशन आपको करना है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक में। समझे? तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और यहां पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से पता चलता है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है। मतलब ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है कर्व का, इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर इसको इक्वेशन 1 मान लिया और यहां लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन dx, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना, x स्क्वायर ही है, हाँ 2x, और प्लस 2x का हो जाएगा 2, और c कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। क्लियर है ना? चलिए अब आपको लाना है, देखो dy dx को हम सबसे पहला काम लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है y डैश लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हमें मिल जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इन दोनों को उठाकर RHS से LHS में ला दीजिए। सो गाइस ये हो जाएगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन आपका सेकंड मिला यही तो है, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है। तो आप यहां पर साइड में लिख देंगे 10 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड। ये जो थर्ड में आया वही सेम है, तो थर्ड का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा ये। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इज इक्वल टू गिवन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बताना है कि क्या y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखेंगे तो यहां देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग 1 मान के और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस मान लिया इसको 1 और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब इसको लिख सकते हैं, देखो ये dy dx है तो y डैश है लिख सकते हैं, और यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको तो लाना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहां पर y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे यहां पर y से गुना कर देंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नाउ y डैश विल बी रिटेन एज x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में y से और नीचे में y से गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ऊपर हो गया xy और नीचे
1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे। y का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों पे रूट है, गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस इक्वेशन को आप देखिए, इस सेकंड इक्वेशन को, ये जो हमने प्राप्त किया यही सेम इक्वेशन है यहाँ पर, है ना, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम बोल सकते हैं इसको, दस y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, है ना। ये आपका यहां पर भी 2 ही लिखिएगा, है ना। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू, है ना। और 2 किसके बराबर है? ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। सो गाइस y जो है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो आप समझ गए ना किस प्रकार से हम वेरिफिकेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसको पहले लिखिए, फिर इसमें देखते हैं, जो डिफिकल्ट होगा उसको बता देते हैं, है ना। तो पहले इसको उतारिए। तो गाइस चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स आपके पास इक्वेशन का कर्व दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको टेस्ट करना है कि क्या y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा? इधर आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इधर आपका y है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा साइन x, ऐसा लिख दें। और फिर हो जाएगा आपका साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो ये हो गया x cos x प्लस साइन x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर y का वैल्यू दिया हुआ है x साइन x और यहां पर साइन x आया। अगर इसमें x से गुना कर दें तो y के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं और इस dy dx को हम y डैश लिख सकते हैं। सो गाइस यहां पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और dy dx को y डैश लिख दें तो x y डैश हो जाएगा और इधर हो जाएगा x स्क्वायर cos x और प्लस हो जाएगा x साइन x, है ना। अब देखिए x साइन x इक्वेशन 1 में इसका मान कितना है? y है ना। और यहां पर cos x को हम लोग sin x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गाइस इसी को लिख सकते हैं एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और cos x को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और प्लस ये वैल्यू आपका y हो गया, है ना, इक्वेशन 1 से। अब देखिए तो यहां से इक्वेशन 1 से आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग साइन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक साइन x है y का वैल्यू, तो साइन x का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन x। तो यहां पर हम साइन x की जगह y अपॉन x रख देंगे तो कितना हो गया, x y डैश इज इक्वल टू, पहले y लिख दीजिए, ठीक है ना, y और प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं तो y प्लस एक्स स्क्वायर और यहां हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है ये रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां से एक जो है x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन 2 मिला, है ना। अब इस इक्वेशन 2 को देखिए, ये सेम इक्वेशन है जो यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स
√x² - y²। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ, जो कि दिया हुआ था, इसी का सॉल्यूशन है। समझे? तो आप यहां पर लिख सकते हैं 10 इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, बस प्रूफ लिख दीजिएगा या वेरीफाइड लिख दीजिएगा, हो गया। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपके पास इक्वेशन दिया है x + y = tan इनवर्स y, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y² × y + y² + 1 = 0। चलिए इसको 1 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चा, तो देखिए कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, और tan इनवर्स y का 1/1 + y², और फिर y का हो जाएगा dy/dx। क्लियर है? पहले dy/dx को हम लोग क्या करते हैं कि y' लिख देते हैं, तो 1 + y' हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1/1 + y² × y' लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है y² × y', है ना, y² × y'। तो हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना कर लें, तो ये हो जाएगा 1 + y' × 1 + y² = y'। अब इसको भी गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 में y² से करेंगे तो y², फिर y' में 1 से करेंगे तो y', और फिर y' में y² से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y² y' y'। तो देखिए y' सेम साइन के साथ दोनों तरफ प्रेजेंट है, कैंसिल हो गया ना, और इधर जो बच गया उसको अरेंज कर दें हम लोग, तो ये हो जाएगा, देखो y² y' + y² और +1 = 0। तो ये जो इक्वेशन 2 मिला आपको, आप देखिए ये सेम इक्वेशन है ना। तो हम लिख सकते हैं 10 इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, है ना। 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो 2 में मिला है आपको, वही सेम इक्वेशन आपको वेरीफाई करना था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका y = √a² - x², और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x + y dy/dx, x + y × dy/dx = 0। ये दिया हुआ है, समझे। चलिए सॉरी 1 मिनट देखते हैं। हाँ, x + y × dy/dx = 0। क्लियर है? चलो अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और यहां पर देखोगे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx, और इधर हो जाएगा 1/2 √a² - x², और -a² का 0 और -x² का -2x। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब dy/dx का जो मान है हो जाएगा -x/√a² - x², और ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है तो सेम वैल्यू y का है, तो इसको लिख सकते हैं dy/dx = -x/y, है ना। और इस y को इधर तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो लिख सकते हैं y × dy/dx = -x, और -x को इस तरफ ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x + y × dy/dx = 0। और ये जो इक्वेशन 2 है, ये सेम इक्वेशन जो आपको वेरीफाई करना था, है ना। तो हम लिख सकते हैं 10 इक्वेशन 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10। क्लियर है ना। तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको आप सिर्फ बोलने से ही समझ जाएंगे, बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कह रहा है कि फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा? सो गाइज अभी हमने जनरल सॉल्यूशन की चर्चा किया था और जनरल सॉल्यूशन का चर्चा मैंने किया, उसमें आपको बताया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो, है ना। ये बताया अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले। क्या बताया था? फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि फोर्थ ऑर्डर का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी? तो 4, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होता है। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 4। और इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। इसमें दिया है 3, 2, 1, 0। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाता है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको समझाया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान फिक्स्ड होता है लेकिन अननोन होता है ना। मान क्या होता है उसका? फिक्स्ड होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू को ही असाइन करता है ना। तो जैसे ही ये इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान कोई हम दे देते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट को ही असाइन करता है। तो बात समझ रहे हैं कि जैसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका मान हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल देते हैं तो वहीं पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समाप्त हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में अब कांस्टेंट्स आ जाएगा, है ना। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में? 0 डेफिनेटली। क्यों हुआ 0? एक बार फिर से इस बात को समझिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मैंने डेफिनेशन कहा कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अगर वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बताइए कि हमने कहा था कि कोई जनरल आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी। अगर ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 ले लिया, समझ गए, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 ले लिया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या किया? अपने कांस्टेंट वैल्यू को असाइन कर लिया। अब आपके पास सिंपल जो है एक्स और वाई वेरिएबल होंगे और वेरिएबल कांस्टेंट में आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा, ए बी सी तो खत्म हो गया आपका, है ना। तो जैसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहीं पर समाप्त हो जाता है। मतलब उसमें अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या नहीं होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर लेता है। समझ गए। इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या जो है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना होगा? 0। और थर्ड ही ऑर्डर नहीं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कि किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या क्या हो जाएगी? 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम बोलते हैं तो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करता है? कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को असाइन कर लेता है और जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां पर समाप्त हो जाता है। समझे। इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या नहीं होती है, 0 होती है। समझ गए ना, चाहे किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर थर्ड इज 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? डी। क्लियर है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 9.2 भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, आगे है आपका एक्सरसाइज 9.3, है ना। तो जिस प्रकार से यहां पर आपने गिवन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, क्योंकि यहां पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, आपको इसको क्या करना था, वेरीफाई करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3 में आपके पास फैमिली ऑफ कर्व या कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो गाइस 9.3 आपके लिए क्वेश्चन है, ये समझे ना। 9.3 टोटल इसमें क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 11-12 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और इन 10 क्वेश्चन को फॉर्मेशन करना है, समझे ना। कहीं कुछ क्वेश्चन में तो है क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी आपके पास इक्वेशंस दिए हुए हैं, फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन दिए हुए हैं, सेम कंसेप्ट यूज करके जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उतना टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करके उतने ही और इक्वेशन बना लीजिए, और जो पहले गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन सारे इक्वेशन की मदद से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेशन के बाद जो फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब 9.3 जो एक्सरसाइज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो 9.3 आपको करना है कल सबसे पहले, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग 9.3 के डाउट क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। 9.3 आपके लिए होमवर्क है। इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो 9.3 एक्सरसाइज है ये बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है। और फॉर्मेशन कैसे होता है उसके कुछ बेसिक्स जो है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और कुछ रूल्स जो है हमने बताया आपको। और अभी हमने एक्सरसाइज 9.2 में फॉर्मेशन ही किया है ना, गिवन इक्वेशन से फॉर्म करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाया हुआ है। लेकिन यहां पर जितने भी ऑलमोस्ट इक्वेशंस थे उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं था। इस इक्वेशन को देखकर हमने बनाया है ना। यहां पर कुछ हेल्प मिल जाती है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है और आपके पास कर्व का इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो इसको देखकर भी आप उसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। बट आपके पास 9.3 में जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 5 में तो आपके पास गिवन कर्व का इक्वेशन है, उसमें आपको नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करके उतने ही टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करके उतने ही और इक्वेशंस बना लेने हैं। उसके बाद सारे इक्वेशंस की मदद से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। जो लास्ट में फाइनल जो आपको इक्वेशन मिलेगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये काम करना है, जो रूल्स है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसके अनुसार करना है, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो है वर्ड प्रॉब्लम है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था 11th के टाइम पर, तो आप इन इक्वेशंस को पढ़कर जो है, मतलब इन क्वेश्चंस को पढ़कर आप सबसे पहले कर्व का इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करके सेम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिएगा, समझे ना। तो 9.3 आपके लिए होमवर्क है, समझे। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले 9.3 के डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी की चर्चा करेंगे। ओके, सो गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं इसको उतार लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इसको उतार लीजिए।